नमस्कार दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब नतीजों का इंतजार है। 13 मई को नतीजे आएंगे। उससे पहले कई टीवी चैनलों पर एग्जिट पोल्स दिखाए गए हैं। इनमें से ज़्यादातर एग्जिट पोल्स में आपने देखा कि कांग्रेस को बड़ी बढ़त दी गई है और बीजेपी की सरकार के जाने की भविष्यवाणी की गई है। यदि एग्जिट पोल के अनुमान सही होते हैं तो मैं कम से कम 5 बड़े कारण देख रहा हूं इनके सही होने के पीछे। पहली और सबसे बड़ी वजह तो देखिए, मैं ये मानता हूं कि पूरे देश में आजकल जो है बड़े ही ध्रुवीकृत चुनाव होते हैं, पोलराइज्ड इलेक्शन होते हैं। और इसके कारण क्या होता है कि केवल 2 पार्टियां या 2 गठबंधन के इर्द गिर्द जनता का पूरा जो है झुकाव रहता है। एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं, भारतीय जनता पार्टी है, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की विचारधारा है, और दूसरी तरफ जो लोग हैं वो इसके विरुद्ध हैं। मतलब आज देश में हालात ऐसे हैं कि या तो आप नरेंद्र मोदी, भाजपा, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के साथ हैं या इसके खिलाफ हैं। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि पिछले दिनों भी आपने कई राज्यों के चुनाव नतीजे देखे होंगे, या तो उनके पक्ष में ध्रुवीकरण हो रहा है या फिर जो इनके खिलाफ है उनके पक्ष में ध्रुवीकरण हो रहा है। और इस कारण से तीसरी पार्टी या तीसरे गठबंधन की जो गुंजाइश है, आप देखते हैं कि हर राज्य में लगभग खत्म सी होती जा रही है। इसको सबसे पहले हमने पश्चिम बंगाल में देखा, जहां पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस जैसी मजबूत पार्टियों के वोट पूरी तरह से लगभग खत्म होकर तृणमूल कांग्रेस की तरफ चले गए थे पिछले विधानसभा चुनाव में, भाजपा को, नरेंद्र मोदी को, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की विचारधारा को हराने के नाम पर। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा पिछले विधानसभा चुनाव में, जहां पर बहुजन समाज पार्टी काफी कमजोर हो गई। और चूंकि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सबसे ज्यादा मजबूती से लड़ाई लड़ रही थी, तो जो भारतीय जनता पार्टी का विरोधी वोटर था वो पूरी तरह से अखिलेश यादव के गठबंधन के साथ लामबंद हो गए थे। अब यही चीज जो है कर्नाटक में हुई है। देखिए, हो ये रहा था कर्नाटक में कि जो गैर भाजपा वोटर थे वो मुख्य रूप से 2 पार्टियों के साथ थे, कांग्रेस के साथ भी थे, जेडीएस के साथ भी थे, जनता दल सेक्युलर के साथ भी थे। कुछ वोट कांग्रेस को जाते थे, कुछ वोट जनता दल सेक्युलर को भी जाते थे। लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में अगर इन दोनों पार्टियों को वोट जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता आसान होने की संभावना रहती है। इसके कारण क्या हुआ इस बार कि जनता दल सेक्युलर के जो वोट हैं वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गए, और जनता दल सेक्युलर के वोट कांग्रेस की तरफ इसलिए शिफ्ट हुए क्योंकि निश्चित रूप से कांग्रेस जो है कर्नाटक के अंदर जनता दल सेक्युलर से ज्यादा मजबूत पार्टी है, ज्यादा पुरानी पार्टी है, उसको सरकार चलाने का लंबा अनुभव है, और भारतीय जनता पार्टी का मुख्य रूप से मुकाबला वही कर्नाटक के अंदर भी कर रही है और देश के अंदर भी कर रही है। तो इस कारण से जो गैर भाजपा वोटर थे वो जनता दल सेक्युलर के साथ नहीं जाकर कांग्रेस के साथ लामबंद हो गए। तो एक तो ये कारण हुआ। दूसरा कारण ये भी हुआ जनता दल सेक्युलर के वोटरों के कांग्रेस के साथ चले जाने के, क्योंकि पिछले चुनाव में लोगों ने देखा कि आखिरकार जनता दल सेक्युलर को वोट देने का मतलब है कि या तो इनकी सरकार तो बननी नहीं है अपने दम पर, और ये जब भी सरकार बनाएंगे तो या तो कांग्रेस के साथ मिलकर बनाएंगे या फिर ये भारतीय जनता पार्टी के भी साथ जा सकते हैं। तो जो भी भारतीय जनता पार्टी के विरोधी वोटर थे उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि इस बार जनता दल सेक्युलर की किंग मेकर या ब्लैकमेलर वाली भूमिका नहीं रहने पाए, और सारा का सारा जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो मोर्चा था वो कांग्रेस के इर्द गिर्द लामबंद हो गया। दूसरा जो बड़ा कारण मुझे समझ में आता है वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कर्नाटक राज्य के अंदर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर क्यों था, जबकि अनेक भाजपा शासित राज्यों में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर इस तरह से नहीं दिखाई देता। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में ये दिखाई नहीं दिया, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में नहीं दिखाई देता, और भी कई सारे राज्य हैं जहां पर पूर्वोत्तर के राज्यों में आपने देखा, असम में दिखाई नहीं दिया। तो कई जगहों पर जो है भारतीय जनता पार्टी की जहां पर सरकारें हैं वहां पर उतनी मजबूती से एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं भी दिखाई देता है। तो कर्नाटक के अंदर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ क्यों था? इसकी वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा प्रॉमिसिंग चेहरा, कोई ऐसा प्रॉमिसिंग लीडर या कोई ऐसा सर्वमान्य नेता कर्नाटक के अंदर नहीं है
जिस पर जनता का पूरी तरह से भरोसा हो और जनता को ये लगे कि हाँ, ये कोई करिश्माई लीडर है जो हमें लंबे समय तक नेतृत्व दे सकता है और कर्नाटक को विकास के रास्ते पर ले जा सकता है। वहाँ आपने देखा कि पिछले 3 वर्षों में येदियुरप्पा मुख्यमंत्री बने, फिर ये बसवराज बोम्मई आ गए और इन दोनों की सरकारों पर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के आरोप भी लगते रहे। कांग्रेस पार्टी ने इस चीज़ को बहुत मजबूती से भुनाया। पेसीएम का उन्होंने जुमला उछाला कि 40% कमीशन देने के बाद ही सीएम को कर्नाटक में कोई योजना पास होती है, या कर्नाटक में जो भी सरकारी काम है या विभाग हैं वहाँ पर 40% कमीशन जो है बंधा हुआ है। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी था वो लीडरशिप की कमी और भ्रष्टाचार के कारण केवल नहीं था, महंगाई और बेरोजगारी भी बड़े फैक्टर बने हैं। क्योंकि ये बात ज़रूर है कि कांग्रेस ने इस बात को बहुत मजबूती से लोगों को बताया कि 400 रुपये का सिलेंडर आपको 1100 रुपये में मिल रहा है, और इसी तरह से जीवन की हर अनिवार्य आवश्यकता या हर ज़रूरी चीज़ में आप महंगाई को देख रहे हैं और महंगाई को झेलने के लिए आप मजबूर हो रहे हैं। तो इसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से और उसकी सरकार से जोड़ा गया महंगाई को, और उसमें कांग्रेस को ऐसा लगता है यदि एग्जिट पोल के आंकड़े सही हैं तो कामयाबी मिली है। बेरोजगारी का मुद्दा युवाओं के बीच में निश्चित रूप से एक प्रमुख मुद्दा रहता है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं जो पढ़ लिख कर नौकरी की तलाश में भटकते रहते हैं और कई बार सरकारी नौकरी की चाहत भी रहती है, वो चाहत पूरी नहीं हो पाती। तो इसके कारण एक युवाओं में असंतोष दिखाई देता है। तो और यह असंतोष केवल कर्नाटक में नहीं है, देश के अन्य राज्यों में भी है, लेकिन कर्नाटक में फिलहाल इसको कांग्रेस पार्टी ऐसा लगता है कि भुनाने में, इस असंतोष को भुनाने में कामयाब हुई है किसी हद तक। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण देखता हूँ वो ये देखता हूँ कि कर्नाटक में कांग्रेस ने केजरीवाल फार्मूला अपनाया, दिल्ली वाला केजरीवाल फार्मूला अपनाया। मैं इसको बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ क्योंकि कर्नाटक ने जो कई सारे वादे किए वो ठीक है कि फ्रीबीज की राजनीति, रेवड़ी की राजनीति केंद्र की सरकार भी कर रही है, मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है या गुरेज नहीं है या परहेज नहीं है। फ्रीबीज की राजनीति हो रही है, जिनका जो वोट बैंक है वो उसको फ्रीबीज तरह तरह से देते हैं। कुछ तो ज़रूरत भी होती है और कुछ जो है लुभाने के मकसद से भी वोटरों को ये फ्रीबीज या रेवड़ियाँ दी जाती हैं। इसको दिल्ली में केजरीवाल ने भी बहुत कामयाबी से प्रयोग किया, 200 यूनिट बिजली, पानी, इस तरह की चीज़ें मुफ्त देकर, और लगातार उनको दिल्ली में कामयाबी मिल रही है और वहाँ पर कोई भी दूसरी पार्टी केजरीवाल को हटाने की हैसियत में अभी नहीं है। जबकि केजरीवाल की सरकार पर बहुत सारे सवाल भी उठते रहते हैं, लेकिन अपनी फ्रीबीज वाली पॉलिटिक्स के कारण केजरीवाल की जड़ें दिल्ली में काफ़ी मजबूत हैं। तो कांग्रेस ने कहीं से इस बात को भांपा और केजरीवाल फार्मूला दिल्ली वाला लेकर वो कर्नाटक में पहुंच गई। कर्नाटक में उसने देखिए क्या क्या वादे किए। ये वादे निश्चित रूप से जनता को लुभाने वाले होते ही हैं, लोक लुभावन इस तरह के जो वादे होते हैं वो निश्चित रूप से काम करते हैं। अगर और भी कई सारे फैक्टर आपके सपोर्ट में हों तो यह एक मजबूत फैक्टर बनकर उन सारे फैक्टर्स के साथ जुड़ जाता है। तो कांग्रेस ने 200 यूनिट फ्री बिजली का वादा किया कर्नाटक में। उसके बाद कांग्रेस ने यह भी वादा किया कि हर परिवार की जो मुख्य महिला होगी एक, उसको हम हर महीने 3000 रुपये की राशि देंगे। तीसरा उन्होंने जो किया कि युवा निधि वाली बात की, उसमें जो भी स्नातक बेरोजगार हैं, ग्रेजुएट बेरोजगार हैं कर्नाटक के अंदर, उनको भी जो है 3000 रुपये महीने की सहायता राशि दी जाएगी, और जो डिप्लोमाधारी बेरोजगार हैं उनको 1500 रुपये प्रति महीने दिए जाएंगे। फिर इन्होंने जो है कर्नाटक में सभी महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा का भी वादा किया। तो इस तरह के जो वादे होते हैं ये वादे काम करते हैं। अन्न भाग्य योजना के तहत उन्होंने 10 किलो मुफ्त अनाज का वादा भी किया। तो ये सारे वादे जो हैं वो निश्चित रूप से काम करते हैं। इसके साथ 2-3 जो है बड़ा पॉलिटिकल किस्म का कार्ड भी जो है कांग्रेस ने खेला, और वो मुझे लगता है कि जिस वोट बैंक को एड्रेस करने के लिए कांग्रेस ने वो कार्ड खेला, उस वोट बैंक तक वो बात जो है मजबूती से पहुंची और उस वोट बैंक ने कांग्रेस के फेवर में काम किया। जैसे मैं आपको बताऊं कि बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने वाली बात जो है कांग्रेस ने कही, तो बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात से निश्चित रूप से
जो एक मुस्लिम समुदाय का वोटर होता है, तो उसको ज़रूर ये लगता है कि भाई चलो ये जो है इन पर अंकुश लगाएंगे, या जिनके भीतर भी इस तरह की एक कम्युनल सेंटिमेंट होता है या रिलीजियस सेंटिमेंट होता है या इस तरह की धार्मिक भावनाएं होती हैं, तो वो इस चीज़ के नाम पर जो है कांग्रेस के साथ लामबंद हुए। इसकी काट में भले बीजेपी ने जगह जगह और हर सभा में लगभग बजरंगबली जय बजरंगबली का नारा दिया, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जितने हिंदुओं को हिंदुत्व के नारे पर लामबंद होना है बीजेपी के साथ, वो ऑलरेडी हो चुके हैं। लगभग अब उसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है कि हिंदुत्व के नाम पर और नए नए वोटरों को जोड़ा जा सके। चौथा जो महत्वपूर्ण फैक्टर मैं मानता हूँ, यदि एग्जिट पोल के अनुमान सही होते हैं, तो मल्लिकार्जुन खड़गे का फैक्टर, जिसको कि कोई चर्चा भी नहीं कर रहा, लेकिन मैं मानता हूं कि कांग्रेस की तैयारी कर्नाटक चुनाव की काफ़ी पहले से थी और उसने बहुत ही स्मार्टली जो है मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के एक लोकप्रिय नेता रहे हैं कर्नाटक के अंदर। लगातार 10 बार जो है वो चुनाव जीत चुके हैं। 9 बार तो लगातार विधानसभा चुनाव उन्होंने जीता, वो अपने आप में एक करिश्मा जैसा लगता है। और दूसरी बात है कि वो दलित कम्युनिटी से भी आते हैं, तो दलितों के भीतर भी जो है उनके प्रति एक अच्छा खासा समर्थन है कर्नाटक के अंदर। तो मल्लिकार्जुन खड़गे की वजह से भी कांग्रेस के पक्ष में कुछ न कुछ जो है वोटरों का समर्थन मेरे ख्याल से ज़रूर झुका है। और जिस तरीके से कांग्रेस ने किसी एक बीजेपी नेता के कथित ऑडियो क्लिप का सहारा लिया और कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे के पूरे परिवार को ख़त्म करने की धमकियां दी जा रही हैं, तो इन सब चीज़ों की वजह से भी उनको जो है एक सिंपैथी मिली। यद्यपि मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी चुनाव के भीतर विवादास्पद बयान दिया। पांचवा महत्वपूर्ण फैक्टर में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मेहनत को मानता हूं, यदि एग्जिट पोल के अनुमान सही होते हैं तो, क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की लंबे समय से प्लानिंग दिखाई दे रही है कर्नाटक का चुनाव जीतने के लिए। क्योंकि आप याद करें कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी ने जो है काफ़ी वक्त दिया था कर्नाटक के अंदर, और वहाँ पर उनके लिए काफ़ी जनसमर्थन भी देखा गया था कर्नाटक के अंदर। इधर भी इस चुनाव में भी राहुल गांधी ने ताबड़तोड़ जो है जनसभाएं की हैं, प्रियंका गांधी ने भी काफ़ी सारी सभाएं की, और दोनों भाई बहनों की मेहनत इस बार के चुनाव में कम से कम दिखाई देती है। इन लोगों पर जो पहले आरोप लगता था पिछले चुनाव में कि ये चुनाव के बीच में गायब हो जाते हैं या मेहनत नहीं करते या डरते हैं या इनकी पार्टी के लोग ही नहीं चाहते कि वहाँ पर आकर चुनाव प्रचार करें या अधिक समय दें, लेकिन कर्नाटक के चुनाव में ऐसा नहीं। कर्नाटक के चुनाव में दोनों भाई बहनों ने काफ़ी मेहनत की। प्रियंका गांधी ने भी हंसते मुस्कुराते हुए बड़ी गंभीरता से अपने विरोधियों पर प्रहार किए और मुद्दों को सही तरीके से आम जनता तक पहुंचाने में शायद प्रियंका गांधी के कई भाषण भी कारगर सिद्ध हुए हैं। राहुल गांधी ने भी जो ये सब काम किए कि किसी डिलीवरी बॉय के साथ स्कूटर की सवारी कर रहे हैं या रोडवेज की बसों में सफ़र कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के कारण जो एक पब्लिक कनेक्ट तैयार होता है, तो वो राहुल गांधी के पक्ष में और कांग्रेस के पक्ष में वो गया। तो मुझे ये लगता है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी फैक्टर को भी यदि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत होती है तो एक महत्वपूर्ण फैक्टर के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाएगा, और वो एक अलार्मिंग भी होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए और बाकी विरोधी विपक्षी दलों के लिए एक संकेत भी होगा कि आप न तो कांग्रेस को बहुत कम करके आंक सकते हैं, न राहुल गांधी को बहुत कम करके आंक सकते हैं, और यदि आप इन दोनों को अधिक आंकना ना भी चाहें तो भी फैक्ट यही रहता है कि इस वक्त भारत की राजनीति में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने वाली तमाम ताकतों में सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण ताकत कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ही हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करिए। हमारे फेसबुक पेज को अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है तो इसे फॉलो करिए। ज्वलंत विषयों पर हम महत्वपूर्ण लेख, विचार और साक्षात्कार आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।